आषाढ़ भी है ज्ञानहीन, हम खार भी भर ज्ञान हम में भी जरा, भर ज्ञान हम में भी जरा, कर शुद्धि चित निखार भी, कर मात अब उद्धार दे, कर मात अब उद्धार दे, माँ शारदे, माँ शारदे। अपना बना लो दास माँ, अपना बना लो दास माँ, होना कभी भी उदास माँ, जीवन सवारी आप ही, जीवन सवारी आप ही, इसका हमें विश्वास माँ, कर चूर भी अहंकार दे, कर चूर भी अहंकार दे, माँ शारदे, माँ शारदे। तू ज्ञान दे कर तार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। और शायद स्वरचित रचना थी मैम की, तो मुझे ऐसा लग रहा है स्वरचित थी मैम। जी, जी, स्वरचित थी। बहुत सुंदर रचना लिखी है आपने और ससर गायन भी किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है माँ सरस्वती की कृपा इस मंच पर बनी रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आपका सुंदर प्रस्तुति के लिए। और अब हम चलते हैं स्वागत भाषण हेतु। बहुत सुंदर। ससम्मान स्वागत करती हूँ। आदरणीय सरस्वती वर्मा जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से। स्वागत भाषण हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ इन शब्दों से। अब दबोगी तुम नहीं, अन्याय की सन्मुख नई ताकत, बड़ा साहस, जमाने का तुम्हारे साथ है, अब मुक्त कड़ियों से तुम्हारे हाथ है, अब मुक्त कड़ियों से तुम्हारे हाथ है। आज जिन कवि की रचनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, उन्हीं के शब्दों में मैं ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय सरस्वती वर्मा जी का। स्वागत है, स्वागत भाषण हेतु आप। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सभी को मेरा सादर नमन। स्वागत वंदन अभिनंदन है मंच है मंच सार्थक, है मंच उपकृत। आप सभी जो यहाँ पधारे, आप सभी का मेरा स्वागत वंदन अभिनंदन है। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज की 237वीं राष्ट्रीय आभासी गोष्ठी में आप सभी का पुनः मैं स्वागत वंदन करती हूँ। आज की गोष्ठी का विषय है प्रगतिवादी युग, डॉक्टर महेंद्र भटनागर एवं उनकी रचनाएं। इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रगतिवादी युग की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सबको देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आज की इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रही हैं परम आदरणीय विदुषी डॉक्टर विजया लक्ष्मी राम टेके मैम, नागपुर महाराष्ट्र से, जिनके उद्बोधन से हम सभी सदैव लाभान्वित भी होते हैं। मैम आपका मैं स्वागत वंदन करती हूँ। साथ ही विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज के सचिव महोदय आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर, जिनके मार्गदर्शन में यह गोष्ठी आयोजित की गई है और आज इस गोष्ठी में प्रस्तावना भी सर प्रस्तुत करेंगे। सर आपका इस गोष्ठी में स्वागत वंदन है। आज की गोष्ठी में वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं परम आदरणीय डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन, चेन्नई तमिलनाडु से। आदरणीय महोदया का हमें आज सुनने को सौभाग्य मिलेगा। ऐसी आदरणीय आपका मैम आपका विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज की ओर से मैं हार्दिक स्वागत वंदन करती हूँ। साथ ही हमारे दूसरे वक्ता के रूप में अपना वक्तव्य देंगे
आदरणीय डॉक्टर धन्य कुमार जिनपाल, सोलापुर महाराष्ट्र से। महोदय, आपका हार्दिक वंदन और स्वागत है आज की इस आभासी गोष्ठी में। सुमधुर वाणी में जिन्होंने अभी अभी माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की, आदरणीय सुस्मिता श्रीवास्तव मैम, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आदरणीय, आपका भी इस गोष्ठी में स्वागत वंदन करती हूँ। आज की इस गोष्ठी की संयोजक, जिन्होंने ऐसे विद्वजनों को ज्ञानवर्धक उद्बोधन सुनने का हमें अवसर प्रदान किया, ऐसी आदरणीय पुष्पा श्रीवास्तव मैम, रायबरेली उत्तर प्रदेश से। आपका भी इस आभासी गोष्ठी में स्वागत वंदन है मैम। इस गोष्ठी में आप करेंगे आदरणीय प्राध्यापक मधु भंबानी मैम, नागपुर महाराष्ट्र से। भी स्वागत करती हूँ मैम। इस साथ ही समस्त कड़ियों को एक रूप में पिरोकर जो मैम रखेंगे, आदरणीय रश्मि चौबे मैम, संचालनकर्ता के रूप में गाजियाबाद से। आपका स्वागत वंदन है मैम। इस गोष्ठी में जुड़े प्रबुद्धजन विद्वजन हमारे बीच परम आदरणीय संस्थान के कार्यकारिणी अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश त्रिपाठी सर, अनीता मैम, सीमा वर्मा मैम, डॉक्टर सुमा टीआर मैम, बबला गिरेवाल सर, निधि वाणीगरी मैम, और अन्य नाम में नहीं लेगा, सभी का इस स्वागत वंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं आदरणीय मैम माइक अनम्यूट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है इस आभासीय पटल पर। और आदरणीय धनंजय सर, धन्य सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी जी, तो मैं ससम्मान सुन रहा हूँ। स्वागत करती हूँ इस आभासीय पटल पर डॉक्टर धन्य कुमार जिनपाल विराजदार जी का, सोलापुर महाराष्ट्र सर। सोने की कलम शायद विरासत में मिल जाए, लेकिन लिखने का ज्ञान ही ना हो तो सब व्यर्थ है। शब्दों की ताकत को कभी कम मत आंकिए, सिर्फ एक वक्तव्य ही व्यक्ति की व्यक्तित्व को बता देता है। इन्हीं शब्दों के साथ ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय सर का। आशा ही नहीं विश्वास है कि एक अच्छा एक मिनट मैडम, बीच में द्विवेदी सर ने प्रस्तावना देने के लिए तुमको पहले आमंत्रित करना चाहिए था। नहीं, उन्होंने मना कर दिया है मेरे से, उनको किसी और कार्यक्रम में भी जुड़ना है, इसलिए। और आदरणीय जी जी और आदरणीय राजलक्ष्मी कृष्णन जी से भी क्षमा चाहती हूँ, सर को पहले मुझे इसलिए बुलाना पड़ रहा है क्योंकि ये सर एक कार्यक्रम में है, इसलिए इनके पास समय कम है। तो स्वागत है आदरणीय धन्य सर आपका। इबादतों की तरह मैं काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं काम करता हूँ। मेरा उसूल है कि पहले सबको सलाम करता हूँ। इस पटल पर जुड़े हुए विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारी और इस पटल पर जुड़े हुए सभी श्रोता भाई बहनों को सबसे पहले मैं अभिवादन करता हूँ। और अधिक समय न लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब सारा समाज अपने घर की रोशनियां बुझाकर सो जाता है, ऐसी अवस्था में एक साहित्यकार होते हैं जो अपनी कलम को चलाते हुए सारे संसार को रोशनी देने का काम करते हैं। साहित्यकार समाज में रहते हैं, समाज का अवलोकन करते हैं, समाज का अवलोकन करते हुए समाज की त्रुटियां देखते हैं और वे समाज को एक नई दिशा देने का काम साहित्यकार करते हैं। और इसलिए कहा गया है कि लिखो तो ऐसा लिखो कि शब्द नहीं मोती हो, लिखो तो ऐसा लिखो कि शब्द नहीं मोती हो, ऐसी राह ले चलो जहां अंधेरा नहीं ज्योति हो। समाज को उस ज्योति की ओर, उस प्रकाश की ओर, उस रोशनी की ओर ले जाने का काम साहित्यकार करते रहते हैं। और ऐसी अवस्था में एक साहित्यकार के रूप में, कवि के रूप में, एक चिंतक के रूप में हम आज जिन महानुभाव साहित्यकार का विचार करने जा रहे हैं, डॉक्टर महेंद्र भटनागर जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के पहले मैं कहना चाहता हूं कि आज यदि हम भारतीय समाज का या पूरे विश्व का जब हम विचार करते हैं
विश्व समाज का जब हम विचार करते हैं तो हमें इतनी समस्याएं दिखाई देती हैं, क्या हुआ? इतनी समस्याएं दिखाई देती हैं, इतनी समस्याएं दिखाई देती हैं, क्या हुआ? इतनी समस्याएं दिखाई देती रोटी हैं नहीं खानी? कि कौन सी समस्या पहले हेलो? सुलझाए, यही समस्या मुझे नजर आती है। एक और भ्रष्टाचार है, दूसरी ओर गरीबी है, तीसरी ओर शोषण है, चौथी ओर सामाजिक विषमता है, और एक जगह हमारी माता बहनों का अपमान कहीं होता हुआ हमें नजर आता है। कहीं दिन दहाड़े लूट, चोरी, हत्या जैसी घटनाएं होती जा रही है। जब समाज में देखते हैं, हमें हर जगह मनुष्यों की भीड़ नजर आती है। चाहे हम थिएटर में जाएं, चाहे मंदिर में जाएं, चाहे मस्जिद में जाएं, कहीं बस अड्डे पर जाएं, कहीं हवाई अड्डे पर जाएं, हर जगह हमें मनुष्यों की भीड़ नजर आती है। और ऐसी अवस्था में एक प्रश्न एक सामान्य व्यक्ति के रूप में मेरे मन में उठता है, मनुष्यों की इस भीड़ में ऐसे कितने मनुष्य हैं जिनमें मनुष्यत्व जीवित है? मानव समाज के बीच में ऐसे कितने मानव हैं जिनमें मानवता जीवित है? और ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं महेंद्र भटनागर जी का साहित्य, महेंद्र भटनागर जी की कृतियां, महेंद्र भटनागर जी की रचनाएं हमें प्रासंगिक नजर आती है। डॉक्टर महेंद्र भटनागर जी, जिन्हें हम प्रगतिशील साहित्य के कवि के रूप में देखते हैं, स्वतंत्रोत्तर काल के हिंदी कवियों में डॉक्टर महेंद्र भटनागर जी की अपनी विशिष्ट पहचान रही है। इतना ही नहीं, विविध विषयों पर लिखने वाले, विविध समस्याओं का चिंतन करने वाले, विविध समस्याओं का समाधान ढूंढने वाले, प्रगतिवादी दृष्टि रखने वाले एक साहित्यकार के रूप में, एक कवि के रूप में, एक चिंतक के रूप में हमें डॉक्टर महेंद्र भटनागर जी नजर आते हैं। जब धूप बढ़ने लगती है, हम तपती हुई इस धरती को देखते हैं और आसमान की ओर देखते हुए कहते हैं, काले मेघा पानी तो बरसाओ। और ऐसी अवस्था में इसी वर्षा ऋतु में 26 जून 1926 को डॉक्टर महेंद्र भटनागर जी का जन्म हुआ। महेंद्र भटनागर जी का जीवन और उनके जीवन के विविध आयामों का हम जब चिंतन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वे हमें बदलने का संदेश देते हुए नजर आते हैं। उनका कहना होता है, लो बदलता है जमाना, लो बदलता है जमाना, ज्वाल जग में लग गई है, आग जीवन की नहीं है, जल रहा है जीर्ण जर्जर टूट मिटता सब पुराना, जल रहा है जीर्ण जर्जर टूट मिटता सब पुराना, लो बदलता है जमाना। ध्वंस की लपटें भयंकर, ध्वंस की लपटें भयंकर छा रही सारे गगन पर, वेग अंधाधुंध है जिसका असंभव है दबाना, लो बदलता है जमाना, लो बदलता है जमाना। बढ़ रहा प्रत्येक जन जन, बढ़ रहा प्रत्येक जन जन, रोशनी में मुक्त कन कन, वास्तविकता सामने आई, अब ना कोई बहाना, लो बदलता जमाना, लो बदलता जमाना। रोष इससे तुम करो ना, रोष इससे तुम करो ना, द्रोहता से भी भरो ना, यह सतत बढ़ना रहेगा, व्यर्थ कांटों को बिछाना, लो बदलता है जमाना, लो बदलता है जमाना। ये संदेश अपनी कविता के माध्यम से देने वाले डॉक्टर महेंद्र भटनागर जी, जिन्होंने मात्र हिंदी में रचनाएं नहीं की, पहले वे हिंदी में लिखते रहे, बाद में उसके साथ अंग्रेजी में अनुवाद करते रहे, जो अंग्रेजी में लिखने से कम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, कवि के अनुसार वर्तमान पीढ़ी के लोगों को मानव कह सके कि क्या कह सके। आज मेरा नाम धन्य कुमार है, मेरा नाम लक्ष्मण है, मेरा नाम विभीषण है, मेरा नाम राम है, परंतु आप नहीं जानते हैं कि मुझ में रावण बसा है कि दुर्योधन बसा है। आप नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं कि मुझ में कौन बसा हुआ है। ऐसा होने का कारण ये कि ये है कि मानव धर्म का कहीं ना कहीं भूल जाना है। और ऐसे अवस्था में कवि सोचते हैं कि देश, संबंध, जाति, उपजातियां, भाषा, बोलियां, रंग, नस्ल आदि के नाम पर मनुष्य कहीं ना कहीं
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे बढ़ते हुए मनुष्य को एक बनाना इस साहित्य का उद्देश्य है। और इसीलिए कवि ने अपनी रचनाओं में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विरोधाभासों पर प्रहार करते हुए उनसे उपजने वाली समस्याएं और सामान्य मनुष्य के जीवन की त्रासदी को अपनी कलम के माध्यम से उजागर करने का काम डॉक्टर भटनागर जी ने यहाँ पर किया है। इतना ही नहीं, उनकी विभिन्न रचनाओं के लिए हम चर्चा करते हैं। तारों के गीत, टूटती श्रृंखलाएं, बदलता युग, अभियान अंतराल, नई चेतना, संतरण, संकल्प, जिजीविषा, जीने के लिए आदि जैसी अनेक कृतियों के साथ साहित्य सृजन करने वाले प्रगतिवादी दृष्टि जिनमें झलकती है, ऐसे कवि का विचार था कि हम मानव धर्म की स्थापना करने की इच्छा रखें। और इसीलिए कवि बार बार कहते रहते हैं, हर बार की तरह मधुर पुष्पित बसंत आया, नए पत्तों और रंग बिरंगे फूलों के कंगन लेकर। कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। जिस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पृथ्वी की आराधना करने का प्रयास किया, पृथ्वी की आराधना, पृथ्वी की, प्रकृति की पूजा करने का संदेश दिया, इसी प्रकार प्रकृति में भी एक चेतना, आध्यात्मिक चेतना देखते हुए समाज को आप्लावित करने का विचार करने वाले, काव्यात्मक सुगंध निर्माण करने वाले कवि माने कि डॉक्टर महेंद्र भटनागर जी। भटनागर जी की प्रकृति, कविताएं प्रकृति में व्याप्त सुंदरता, फूलों के रंग, सपने और सुगंध प्रदान की गई मिठास से संबंधित है। प्रकृति कवि होने का मतलब सिर्फ प्रकृति प्रेमी होना, कवि दोनों के बीच में आंतरिक संबंध को समझते हैं। समय और मौसम में बदलाव के साथ मूड और भावनाएं बदलती हैं, और ये सब नहीं है, यहाँ तक कि मनुष्य की भावनाएं और संवेदनाएं भी बदलती हुई नजर आ रही है। बसंत ऋतु में खिले हुए फूल, मधुर कूक, गीत पक्षियों और गौरैया का चहचहाना उसे जीवन की धुंधली और हलचल, बीमार और जल्दबाजी से दूर ले जाता है। कवि यहाँ पर सोचते हैं कि आज मनुष्य अपने जीवन में हताश बनता हुआ नजर आ रहा है, मनुष्य अपने जीवन में उदास बनता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसी अवस्था में कवि वर्तमान प्रेक्ष्य में उदासीनता को देखते हुए कहीं न कहीं हमें एक नई चेतना निर्माण करने का काम करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उदासीन मनुष्य को देखने के बाद, हताश मनुष्य को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर महेंद्र भटनागर जी हमें कहीं न कहीं ऊर्जा निर्माण करना और चेतना निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए जिजीविषा नामक कविता में कवि बार बार कहते रहे, जी रहा है आदमी प्यार की चाह में, जी रहा है आदमी प्यार की चाह में, पास उसके गिर रही है बिजलियां, घोर गह गह कर गहरती अंधियां, पर अजब विश्वास ले जी रहा है आदमी, कल्पना की छाह में जी रहा है आदमी। कितनी सुंदर पंक्तियां कवि ने यहाँ पर कही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं आज महेंद्र भटनागर जी पर अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ। वास्तव में हम सभी अभी दिवाली त्योहार में व्यस्त हैं। दिवाली त्योहार हम अपने घर घर में दिए जलाने का प्रयास कर रहे हैं, घर में दिए जला रहे हैं, परंतु जो समाज में विषमता नजर आती है, और ऐसी अवस्था में समाज की विषमता कम करते हुए हमें किस प्रकार की दीपावली मनानी आवश्यक है, किस प्रकार का त्योहार मनाना आवश्यक है, इसीलिए कवि ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहा है, आओ जलाएं। अब मेरे मन में प्रश्न उठता है कि क्या जलाएं? कवि का कहना है, आओ जलाएं कलुष कारिणी कामनाएं, आओ जलाएं कलुष कारिणी कामनाएं, नए पूर्ण मानव बने हम। कितना सुंदर संदेश कवि ने यहाँ पर दिया है। आओ जलाएं कलुष कारिणी कामनाएं, नए पूर्ण मानव बने हम, सकल हीनता मुक्त अनुपम आओ जगाए, भुवन भाविनी भावनाएं, नहीं हो परस्पर विषमता। हम देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में 2 वर्ष हो गए
रूस और यूक्रेन में चल रहा है युद्ध आज तक रुकने का नाम नहीं दे रहा। हमास और इसराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है, इससे होने वाली जो वित्त हानि है, इससे होने वाली जो जीवित हानि है, इससे जो छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, इससे कई महिलाएं विधवा बनती जा रही है, हमारी माता बहनें विधवा बनती जा रही है, कई वृद्ध अनाथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी अवस्था में मुझे लगता है आओ जलाए कवि की पंक्तियां हमें कहीं ना कहीं प्रासंगिक लगती है। क्यों हम युद्ध करें? क्या सामाजिक विषमता हम मिटा नहीं पाते हैं? क्या धर्म की विषमता मिटा नहीं पाते हैं? क्या जाति भेद की विषमता मिटा नहीं पाते हैं? आखिर हम मानव ही तो हैं। इसलिए मानवता की पूजा करते हुए कवि ने कहा है आओ जलाएं कलुष कारणी कामनाएं, नए पूर्ण मानव बने हम, सकल हीनता मुक्त अनुपम आओ जगाएं, भुवन भाविनी भावनाएं। नहीं हो परस्पर विषमता, नहीं हो परस्पर विषमता, फले व्यक्ति स्वातंत्र प्रियता आओ मिटाएं, दलन दान भी दासताएं, आओ जलाएं कलुष कारणी कामनाएं। कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। इतना ही नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कवि जीवन के हर पहलू को छूने का प्रयास करते रहे। कवि मानव को मानव के रूप में देखने का प्रयास करते रहे। कवि शोषकों की धोखाधड़ी को उजागर करने हेतु व्यंग्यात्मक रचना का प्रयोग भी करते रहे। विशेष रूप से मजदूरों किसानों के समर्थक के रूप में हमें कवि नजर आते हैं। मैं कितनी बातें कितने आयाम में कवि के बारे में यहाँ पे कहूँ। कवि हमें प्रकृति को देखते हुए कहते हैं हमें कि प्रकृति हमें ऊर्जा निर्माण करती है, प्रकृति शक्ति बल का स्रोत निर्माण करती है। इन सभी को वे प्रतीक के रूप में मानते हैं। और कवि कहना चाहते हैं हर बार की तरह मधुर पुष्पित बसंत आया, नए पत्तों और रंग बिरंगे फूलों के कंगन लेकर हर बार की तरह ये बसंत आया। कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार एक और कवि ने मजदूर देखे, एक और कवि ने किसानों की दयनीय अवस्था देखी। आत्महत्या करने वाले किसान भाई बहन जब हमें नजर आते हैं, जो दिन भर हड्डी पसली एक करते हैं और मिट्टी में अपने आप को खपाते हैं, और दोजुख की व्यवस्था करने वाला किसान आज कैसा जी रहा है, उस किसान के पक्षधर के रूप में मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर प्रेमचंद जी नजर आते हैं। उसके साथ साथ हम महेंद्र भटनागर जी में प्रेमचंद जी को भी देखने का प्रयास करते हैं। उज्जैन, देवास, धार, दतिया, इंदौर, ग्वालियर, महू में अध्यापन करते हुए आखिर भटनागर जी जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से अवकाश प्राप्त करते हुए फिर मानवतावादी कवि के रूप में कविता कहना था। कविता आखिर कविता होती है, कविता आखिर कविता होती है, उसके लिए छंदों की आवश्यकता नहीं है। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, शायर का कहना होता है हर सितमगार के गुनाहों की बही लिखेंगे, हम तो शायर है हर एक बात सही लिखेंगे। हर सितमगार के गुनाहों की बही लिखेंगे, हम तो शायर है हर एक बात सही लिखेंगे। चाहे लाख सितम कर ले जमाना हमसे, लेकिन जो भी देखा है इन आंखों से बिल्कुल वही लिखेंगे और बिल्कुल वही लिखेंगे। मुझे यहाँ महेंद्र भटनागर जी याद आते हैं। उनका कहना था कि कवि को अपनी कलम चलानी चाहिए, सामाजिक विषमता मिटाने के लिए कवि को अपना योगदान देना चाहिए। छंदबद्ध हो या छंद मुक्त रखना हो, आपको अपनी कलम चलाते रहना आवश्यक है। कवि की कविताएं जीवित आज भी प्रासंगिक नजर आती है। इसीलिए कवि की कविताओं का अनुवाद भारतीय भाषाओं में तो हुआ ही है, उसके साथ साथ अंग्रेजी, चेक आदि भाषाओं में भी कवि के रचनाओं का अनुवाद हुआ है। ऐसे कवि डॉक्टर महेंद्र भटनागर जी हमें प्रासंगिक नजर आते हैं। महेंद्र भटनागर जी के बारे में यदि मैं कहूं तो उनके आयाम बहुत सारे हैं। तो एक कवि के रूप में, इसके साथ साथ वे हमें एक संपादक के रूप में भी नजर आते हैं। मैं सिर्फ कवि हूं, मैं अपनी रचनाएं प्रेषित करना चाहता हूं, मैं अपनी रचनाएं पाठकों के हाथ में देना चाहता हूं, ये उनका स्वार्थ नहीं था। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, जिस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्यकारों को प्रेरित किया, साहित्यकारों को लिखने के लिए प्रवृत्त किया, समाज की विषमता को उन्होंने लिपिबद्ध करने का प्रयास किया, प्रेरित किया, बिल्कुल ऐसे ही संध्या
उज्जैन पत्रिका के संपादक के रूप में यहाँ महेंद्र भटनागर जी हमें कलम चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी कविता में फूल भी बात करते हैं, हवाएं बहती हैं, नदियां गाती हैं, पहाड़ियां उनकी कविता की प्रकृति और दायरे में बढ़ाती है, क्योंकि कारण यह है कि वे हमें अपनी ध्वनि समझ, लय, माप के साथ ले जाते हैं। ऐसी कविताएं उनकी हमें नजर आती है। उनकी कविता गौरैया, लेकिन यहाँ संदर्भ सानंद, आनंद, चूका, चौला और चहचहाट को लेकर यहाँ में दिखाई देती है। उनकी कविता बादल और चांद, चांदनी और पूनम, यदि इनमें हम देखने का प्रयास करें, हमेशा इसमें बहती हुई हमें हवा नजर आती है, इसमें गाती हुई नदियां हमें नजर आती है, उनमें पहाड़ों का समीर वह हमें नजर आता है। तो ऐसे कवि महेंद्र भटनागर जी हमें नजर आते हैं। क्या क्या कहूँ मैं महेंद्र भटनागर जी के बारे में। मुझे समय दिया गया था 10 से लेकर 12 मिनट तक, मैं और 1-2 मिनट लेते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि टी.एस. इलियट ने अपने निबंध परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा में जिन बातों को रखने का प्रयास किया, महेंद्र भटनागर जी के लिए कविता भी उसी प्रकार जीवनी से अधिक महत्वपूर्ण रही है। कवि यहाँ पर कहीं ना कहीं तुलना करते हुए नजर आते हैं। एक और जीवनी है, दूसरी ओर कविता है। इन दोनों के बीच में कवि तुलना करते हैं और जीवनी कविता की इन पंक्तियों में उन्होंने स्पष्ट रूप से विभाजन करते हुए कहा है, अतीत का एक क्रम जिया हुआ कविता और तात्कालिक प्रवाहमान व जीवंत है कविता। तो इस प्रकार कवि हमें भटनागर जी नजर आते हैं। कविता के बारे में उनके और बहुत सारे विचार। कवि ने वृद्धाश्रमों की बढ़ती हुई संख्याएं तत्कालीन समय में तो थी नहीं, आज वृद्धाश्रमों की बढ़ती हुई समस्याएं को संख्याएं हमें दिखाई देती है, और ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं कवि की टूटती श्रृंखलाएं नामक जो रचना है उसमें कवि हमें प्रासंगिक नजर आते हैं। कवि इस रचना में हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। हम एक और सुसंस्कृत भारत के सुसंस्कृत नागरिक के रूप में अपना गुणगान खुद करते हैं, लेकिन ये श्रृंखलाएं क्यों टूटती जा रही है, ये संदेश कवि अपनी इस कविता में देने का प्रयास करते हैं। बदलता हुआ जो जमाना है, बदलता हुआ जमाना, बदलते हुए इस युग की विसंगतियां कवि अपनी अपना बदलता युग इस काव्य रचना में वे अपने सामने रखने का प्रयास करते हैं। आज मनुष्य चेतना शून्य बनता जा रहा है, हम अपनी चेतना खोते जा रहे हैं, आज हम अपनी संवेदना भूलते जा रहे हैं। एक छोटा सा मोबाइल अपने पास है, इस मोबाइल का सेंसर है, जब हम अपने मोबाइल को देख लेते हैं, मोबाइल अपने आप उसका लॉक खुल जाता है, यानी कि उस मोबाइल का सेंसर है, उस मोबाइल की संवेदना है, परंतु आज हम अपनी संवेदनाओं को भूलते नजर आ रहे हैं। और ऐसी अवस्था में मुझे कवि की कृति नई चेतना कहीं ना कहीं हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इस प्रकार यहाँ दुनिया की सारी समस्याएं एक और हमें दिखाई देती है, और इन समस्याओं का समाधान हम ढूंढने का प्रयास करें। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर महेंद्र भटनागर जी की रचनाएं हम विश्व के कोने कोने तक पहुंचाएं। चेक भाषा, अंग्रेजी भाषा में उनकी कविताओं का अनुवाद हुआ है। मैं चाहता हूं कि दुनिया की हर भाषा में कवि के रचनाओं का अनुवाद होना चाहिए। महेंद्र भटनागर जी के साहित्य पर बहुत सारे शोधार्थियों ने शोध कार्य किया है। मैं बड़ी विनम्रता से संस्था से अनुरोध करूंगा, संस्था के सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर महेंद्र भटनागर ये विशेष एक विषय लेते हुए हम कहीं ना कहीं शोधार्थियों को शोध करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। मुझे ऐसा लगता है इसके आगे तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। यदि हम कवि की कविताओं का चिंतन नहीं करेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तीसरा विश्व युद्ध हमारी डोरी तक आकर खड़ा हो गया है। हम सोचें, विचार करें, और ऐसे कवि जो हम सभी पाठकों को रुलाते हुए 27 अप्रैल 2020 को हमने से चले गए, वे कवि यद्यपि गए हुए हैं, परंतु अपने भावों के माध्यम से वे आज भी हमारे साथ हैं। मैं अधिक समय न लेते हुए, मैं भी सोलापुर में जैन मुनियों का चौमासा चल रहा है, उनके साथ ही जुड़ा हुआ हूँ।
मुझे वहाँ भी थोड़ा दायित्व है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अधिक समय न लेते हुए। आप सभी ने मुझे सुना। मैं इतना ही कहूँगा कि कवि का बाल साहित्य, कवि का महेंद्र भटनागर जी का समीक्षा ग्रंथ, उनका एकांकी संग्रह, विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य बड़ा व्यापक रहा है। हम पुनः एक बार जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कवि को देखने का प्रयास करेंगे तो हम अपनी समस्याओं का खुद हम समाधान पाते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सभी ने मुझे सुना। मैंने बहुत ही कम समय में विचार रखने का प्रयास किया। आप सभी ने सुना। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपने बहुत ही उत्तम वक्तव्य देते हुए बताया हमें कि आओ जलाएं कलुष कारणीय कामनाओं को। और ऐसा लग रहा था कि आदरणीय डॉक्टर महेंद्र भटनागर जी के जो भावनाएं थी, जो विचार थे, उनको व्यक्त करते हुए आप बिल्कुल उन्हीं की तरह भावनाओं में बहते हुए आप अपने विचारों से यहाँ पर दिशा निर्देश दे रहे थे। और आपने बताया कि शोधार्थियों को और भी शोध करना चाहिए इन पर। और बताया कि बुजुर्गों के जो वृद्धाश्रम बन गए हैं उस पर किस तरह से कवि ने प्रकाश डाला और मानवों में कितनी मानवता रह गई है। ये भी आपने शुरुआत में ही बताना चाहा। और सचमुच महेंद्र जी ने भी इसी तरह के अपने विचार अपनी कविताओं में व्यक्त किए हैं। साथ ही साथ आपने उनका प्रकृति चित्रण आदि अन्य अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हम गौरवान्वित रश्मि जी, महसूस किसी करते का हैं। माइक खुला हुआ। जी जी। रश्मि जी सॉरी, किसी हाँ का माइक खुला हुआ है, बिल्कुल। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। बोलने ही जा रही थी। वो सर का ही खुला हुआ है, वो बंद करना पड़ेगा सर को। तभी हम ये गोष्ठी सुचारू रूप से चला पाएंगे। सर ने बंद कर दिया है। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर वक्तव्य के साथ साथ अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर महेंद्र भटनागर जी की ही चंद पंक्तियों से। तुम नहीं कमजोर, तुमको चाहिए ना से फूलों की, नहीं मझधार में तुम अब खड़ी शोभा बढ़ाती दूर फूलों की। हमारे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन जी। उनको ससम्मान सादर आमंत्रित करती हूँ इस आभासीय पटल पर, जो कि नागरी लिपि परिषद की दक्षिण भारत की प्रभारी हैं और चेन्नई से जुड़ी हुई हैं। स्वागत है महोदया। समय समय पर हम इनके वक्तव्यों से, उद्बोधन से लाभान्वित होते रहते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही अवसर है। स्वागत है आभासीय पटल पर। बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि जी। आप हमेशा मुझे बहुत प्रेरित और उत्साहित करती हैं, इसीलिए मैं आपके पटल से बहुत जुड़ती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित आभारी गोष्ठी प्रगतिवादी युग डॉक्टर महेंद्र भटनागर एवं उनकी रचनाएं हैं विषय। बहुत सुंदर विषय है। डॉक्टर गोकुलेश्वर जी का विशेष आभार जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। और पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार और आशीर्वाद। मैं सोच रही हूँ कि जरूर मेरी आवाज आप सब तक हाँ, पहुंच रही है। स्पष्ट आ रही है। ओके ओके, धन्यवाद। महेंद्र भटनागर जी हिंदी साहित्य प्रगतिवादी कवि के लेखक हैं, कवि हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की अहम भूमिका निभाई है। न केवल कविताएं परंतु अन्य विधाओं में भी उन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई है। उनका जन्म 26 जून 1926 को मध्य प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन जो है बहुत संघर्षों से भरा हुआ था, इसीलिए शायद उन्होंने इस प्रकार की कविताएं लिखी हैं। आरंभ से ही अभी साहित्य के प्रति उनकी गहरी रुचि रही है। उन्होंने हिंदी साहित्य के महान लेखकों और कवियों की रचनाओं का उन्होंने गहरा अध्ययन किया। उन्होंने विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में काम किया और शोध को भी उन्होंने बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कार्य किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी साहित्यिक यात्रा जो है किशोर अवस्था से ही शुरू हो गई थी। वे आधुनिक हिंदी काव्य के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक माने जाते हैं। उनकी कविताओं में सामाजिक यथार्थवाद, मानवीय संवेदनाएं और आशावादी दृष्टिकोण प्रमुखता से उभरता है।
उन्होंने समाज में गरीबी, अन्याय और अत्याचार के विरोध अधिक आवाज उठाई। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग गरीबों पर अत्याचार करें। वे अपने पाठकों को निराशता की ओर भी नहीं ले जाते थे। निराश व्यक्ति को वे हमेशा खुश रखने का प्रयत्न करते थे। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं टूटती चट्टानें। इस संग्रह में जीवन के संघर्ष और चुनौतियों का गहरा वर्णन है। जिजीविषा इस संग्रह की कविताओं में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और हमेशा आगे ही बढ़ने की प्रेरणा उन्होंने दी है। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल के जो युवा हैं, उन्हें थोड़ी निराशा मिलते ही वे उदास हो जाते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं। परंतु उन्होंने ये हमें बताया अपने काव्य के द्वारा कि हमें हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए और निराशा से घबराना नहीं चाहिए। फिर तीसरी उनकी कविता आहत युग, यह संग्रह जो है समाज की असमानता, अन्याय और विषमता के प्रति आक्रोश उन्होंने व्यक्त करना, क्योंकि वे कभी भी जो अत्याचार हो रहे हैं उनको वे सहन नहीं कर सकते। चौथा उनका सपने टूटे मगर जिंदा है। यह संग्रह आशा और निराशा के बीच द्वंद्व को व्यक्त करता है। यद्यपि व्यक्ति निराश होकर गिर जाता है, हताश हो जाता है, बैठ जाता है, परंतु कवि जो है अपनी कविता के द्वारा फिर से उन्हें जीने की प्रेरणा देते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है, कवि की यह बहुत अच्छी बात है। महेंद्र महेंद्र भटनागर का साहित्यिक कद आधुनिक हिंदी कविता में अद्वितीय है। उनके काव्य में न केवल मानवीय भावनाओं का गहरा चित्रण मिलता है, परंतु वे समाज के यथार्थ को भी सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। जैसे अभी एक कवि ने कहा, बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इस लेख में मैं उनके कुछ काव्यों के बारे में बताना चाहती हूँ, प्रमुख तत्वों का विश्लेषण करना चाहती हूँ, साथ ही उनके कुछ प्रमुख काव्यांशों का भी मैं उल्लेख करना चाहती हूँ। मानवता की गहराई, महेंद्र भटनागर की कविताओं में मानवता की गहराई जो है स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। उनका काव्य सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त करता है, जिसमें वे मानव जीवन के संघर्षों और समस्याओं को बड़े संवेदनशील के साथ में उठाते हैं। पहली कविता की थोड़ी पंक्तियां बताती हूँ मैं। जो देखता है इस दुनिया में, जो देखता है इस दुनिया में, वह देखता है सिर्फ धूल। इंसानियत की आवाज को नहीं सुनता है कोई तूल। इसी प्रकार से हर दिशा में घोर अंधेरा है, हर दिशा में घोर अंधेरा है दबा जीवन हमारा। चल पड़े फिर भी हम न घबराएं, चल पड़े फिर भी हम न घबराएं, राहें हों चाहे अंधियारी। यह पंक्ति भटनागर की कविताओं में मानवता की अवहेलना और संवेदनहीनता की आलोचना करती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि लोग समाज में हो रहे अन्याय और शोषण की आवाज को अनसुना कर देते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अत्याचार हो रहे हैं उनका हमें विरोध करना चाहिए। इसी प्रकार से आशावाद और सकारात्मकता, महेंद्र भटनागर के काव्य में आशावाद और सकारात्मकता का एक विशेष स्थान है। वे जीवन के कठिन क्षणों में भी उम्मीद की किरण खोज लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा कि शुरू से ही उनका जीवन जो था बहुत संघर्षमय था, तो इसीलिए वे उन संघर्षों से नहीं डरते, उनका निडर होकर वे सामना करते हैं। उनका यह दृष्टिकोण पाठकों को संघर्ष करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि जो बच्चे, जो पाठक, जो बहुत सारे कवि जो है निराश होकर बैठ जाते हैं, उनको वे उठने की प्रेरणा देते हैं। कविता की पंक्तियां हैं, कभी मत छोड़ो आस, कभी मत छोड़ो आस, मुश्किलें आती हैं बार बार, मुश्किलें आती हैं बार बार, उगते हैं सूरज फिर से, उगते हैं सूरज फिर से,
अंधेरों में भी मिलता है उजियार, अंधेरों में भी मिलता है उजियार। इन पंक्तियों में वे जीवन की कठिनाइयों का और सामना करने की प्रेरणा देते हैं। भटनागर की कविताएं यह दर्शाती हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि वे संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद भी जीवन में आशा का दीप जलाए रखते हैं। जैसे अभी एक कवि ने भी इस बात का उल्लेख किया था। यथार्थवाद और सामाजिक चिंतन, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगी, इसे शॉर्ट में खत्म करूंगी जरूर से। यथार्थवाद और सामाजिक चिंतन, महेंद्र भटनागर की कविताएं यथार्थवादी दृष्टिकोण से भरी होती हैं। वे समाज के भीतर व्याप्त असमानताओं को और अन्याय के प्रति जागरूक करते हैं। उनके काव्य न केवल व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करता है, बल्कि समाज में हो रहे व्यापक बदलावों को भी छूता है। इनकी कविता की पंक्तियों को देखिए। देखो देखो इस शहर की जमीनी सच्चाई, देखो इस शहर की जमीनी सच्चाई, जहाँ फूलों के पीछे है कड़वी कहानी, जहाँ फूलों के पीछे है कड़वी कहानी, हंसते चेहरे के पीछे छिपा है, हंसते चेहरे के पीछे छिपा है अंधेरे का बड़ा सा साया। जैसे किसान भी बाहर से हंसते हैं, हम लोगों को भोजन खिलाते हैं, पर वे अंदर से बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि वे अपने परिवार के लोगों को भी एक जून का भोजन जुटा नहीं पाते। हम लोगों को सुखी कर वे लोग दुखी हैं। यह पंक्तियां समाज में दिखने वाले मुखौटे और उनकी वास्तविकता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। भटनागर अपने पाठकों को यह समझाते हैं कि सब कुछ जैसा दिखता है वैसा नहीं है। हम जैसा देखते हैं कि हाँ सभी सुखी हैं, सभी खुश हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। मानवीय संघर्ष और संवेदनाएं, महेंद्र भटनागर की कविताओं में मानवीय संघर्ष और संवेदनाएं मुख्य रूप से उभरती हैं। वे अपने काव्य में मनुष्य की जिजीविषा, उनकी इच्छाओं, सपनों और विफलताओं को बड़ी खूबसूरती के साथ में दर्शाते हैं। कविता की इन पंक्तियां, सपने हैं अनगिनत, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी की सपने बहुत ही अधिक होते हैं, परंतु यथार्थ में उनका सपना जब पूरा नहीं होता तो वे हताश होकर बैठ जाते हैं। सपने हैं अनगिनत पर जिंदा रहने की कसरत, सपने हैं अनगिनत पर जिंदा रहने की कसरत, चल पड़े हैं हम मंजिल की ओर, चल पड़े हैं हम मंजिल की ओर, पर थकान का भी नहीं है कोई भरपूर, पर थकान का भी नहीं है कोई भरपूर। इन पंक्तियों में वे दिखाते हैं कि कैसे मनुष्य सपनों की ओर बढ़ता है। जैसे मैंने अभी अभी बताया, उनकी बहुत से सपने होते हैं, बहुत सी इच्छाएं होती हैं, परंतु जब इच्छाएं उनकी पूरी नहीं होती तो वे हताश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन संघर्ष और थकान उनकी राह में बाधा डालते हैं। यह संघर्ष मनुष्य की पहचान बनाता है और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस पर भी उन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं। सामाजिक परिवर्तन की चेतना, महेंद्र भटनागर ने अपने काव्य के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता पर भी बहुत जोर दिया है। वे अपने पाठकों को जागरूक करते हैं और यह संदेश देते हैं कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करना जरूरी है। जैसे अभी उन्होंने कहा यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, तो इसे हम सब लोगों को मिलकर रोकना चाहिए, एकजुट होकर रोकना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कितने इसमें बच्चे और उनकी माँ सब मृत्यु के गोद में सो जाती हैं।
किसी के युद्ध के कारण कितने लोगों का नाश होता है, यह हमें सोचना है। तो इसके लिए हमें कुछ न कुछ करना है, इस युद्ध को रोकना है, तभी हम देश को और विश्व के लोगों को हम सुखी कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है, एकजुट होकर चलना होगा, क्योंकि यह एक दो व्यक्ति से यह काम नहीं बन सकता। हम सभी लोगों को मिलजुल कर यह काम करना है, और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत कार्य कर रहे हैं और युद्ध को रोकने का वे भरकस प्रयास कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एकजुट होकर चलना होगा, हर दीवार को तोड़ना होगा, हर दीवार को तोड़ना होगा। बुराई के खिलाफ हमें खड़े होना है, बुराई के खिलाफ हमें खड़े होना है। एक नई सुबह का सवेरा लाना होगा, एक नई सुबह का सवेरा लाना होगा। इन पंक्तियों में भटनागर सामाजिक एकता और सामूहिक संघर्ष की महत्वपूर्णता पर प्रकाश डालते हैं। वे ये संदेश देते हैं कि जब हम सब मिलकर एकजुट होकर अन्याय का विरोध करेंगे तो समाज में अवश्य ही बदलाव आएगा, यह निश्चित होकर वे कहते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि महेंद्र भटनागर का काव्य मानवता, आशा, संघर्ष और सामाजिक न्याय के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है। उनके काव्य में यथार्थवाद और सकारात्मकता का एक अनूठा मेल है, जो पाठकों को न केवल सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि उन्हें प्रेरित भी करता है। भटनागर की कविताएं आज भी पाठकों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं और वे हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। उनके काव्य की गहराई और सार्थकता इसे विशेष बनाती है, और यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, परंतु हमें उम्मीद रखना है और उसका विरोध करना है और संघर्ष से हमें लड़ना है। महेंद्र भटनागर साहित्यिक वक़्त आधुनिक हिंदी कविता के भी अद्वितीय रहे हैं। उन्होंने लिखी है कुछ पंक्तियां। हर दिशा में घोर अंधेरा, हर दिशा में है घोर अंधेरा, है दबा जीवन हमारा, है दबा जीवन हमारा। चल पड़े फिर भी हम ना घबराएं, चल पड़े फिर भी हम ना घबराएं। राहें हों चाहे कितनी भी अंधेरी, राहें हों चाहे कितने भी अंधेरी। उनके अनुसार साहित्य केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, उनके अनुसार साहित्य केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि यह समाज को दिशा देने और उसे सुधारने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। जय हिंदी, धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत। बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद और आदरणीय। आप सभी को मेरा आशीर्वाद और सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अद्भुत ज्ञानमय आपका उद्बोधन रहा। आपने बताया कि सामाजिक यथार्थवाद, मानवीय संवेदनाएं और आशावादी व्यक्तित्व के बताया है उन्होंने अपनी कविता में। अत्याचारों का विरोध करना सिखाया है। यथार्थवाद, सकारात्मकता और प्रेरणादायी कविताएं हैं आदरणीय डॉक्टर महेंद्र भटनागर जी की। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राजलक्ष्मी जी, आपने बहुत ज्ञानमयी उद्बोधन दिया उसके लिए। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है अजीत बिराजदार जी, मनलाभ जी, अनीता रश्मि जी, उपमा आर्या जी, नम्रता ध्रुव जी, वर्षा कवाड़े जी और प्रतिभा येरेकर जी, अरुण कुमार जी, अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, निधि पानी जी, प्रतिभा येरेकर जी और मुक्ता जी। आप सभी का यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ मैं कि आप सभी हमारे साथ हैं, इस गोष्ठी में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर श्रोता ना हो तो वक्ताओं की अहमियत कम हो जाती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इस गोष्ठी से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मैं अब सादर आमंत्रित करती हूँ
आदरणीय विजय लक्ष्मी रामटेके जी को, जो कि अध्यक्ष इस गोष्ठी की भी हैं और साथ ही साथ अध्यक्ष हैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की। इनके लिए चंद पंक्तियां डॉक्टर महेंद्र जी की ही बोलूंगी। नहीं हो तुम वही युग युग पुरानी पैर की जूती किसी की, नहीं हो तुम वही युग युग पुरानी पैर की जूती किसी की, आदमी के कुछ मनोरंजन समय की वस्तु केवल, तुम नहीं कोई पुरुष की जर खरीदी चीज हो, तुम नहीं आत्मा विहीना सेविका, मस्तिष्क हीना सेविका, गुड़िया हृदय हीना। इन्हीं शब्दों के साथ विदुषी महिला आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी रामटेके जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। इस आभासी पटल पर स्वागत है, अभिनंदन है, हृदय से स्वागत है। इस पटल पर उपस्थित सभी को मेरा सादर नमन, अभिनंदन, अभिवादन। हमारे परम आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर और आज जो सरस्वती वंदना प्रस्तुत की बहुत मधुर स्वर में, वो सुष्मिता श्रीवास्तव मैडम, स्वागत किया डॉक्टर सरस्वती वर्मा मैडम ने बहुत अच्छे से। हमारी संयोजक हमारी जो माननीय पुष्पा श्रीवास्तव मैडम, और संचालन करने के लिए हमारी हमेशा की चिर परिचित और सबकी प्रिय रश्मि चौबे मैडम। वक्ता के रूप में डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्ण मैडम ने बहुत अच्छा उद्बोधन किया, बहुत सारी बातें समझ में आई। और डॉक्टर धन्य कुमार जिनपाल जी ने भी अपनी तरह से अपने शब्दों में आज की जो विषय है उस पर अपना प्रकाश डाला। कुछ बातें जो मुझे लगता है कि इसमें, चूंकि यहाँ पे शोध छात्र भी जुड़े हुए होते हैं, प्राध्यापक वर्ग भी जुड़ा हुआ होता है, तो मुझे लगता है कि कुछ जो बातें हैं उस संदर्भ में या उस तरह से उसको यहाँ पर समझाया जाए। तो जैसे कि सबने बताया, मैं भी वही कह रही हूँ कि जो डॉक्टर हमारे महेंद्र भटनागर सर हैं, उनका जन्म 26 जून 1926 को झांसी में उनके नाना के घर हुआ था। और उनकी जो शिक्षा के बारे में संक्षिप्त में यह है कि ग्वालियर में हाई स्कूल और माधव कॉलेज में इंटरमीडिएट की शिक्षा पूर्ण करके वे विक्टोरिया कॉलेज में स्नातक होने के बाद नागपुर विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री और डॉक्टरेट की उपाधि उनको मिली। और मध्य भारत सरकार से अपना उन्होंने उस समय एक शिक्षण लाइसेंस हुआ करता था, वो LT 1950 उन्होंने प्राप्त किया था अपने खुद के लिए। नागपुर विश्वविद्यालय से 1948 में MA, सन 1957 में समस्या मूलक उपन्यासकार प्रेमचंद्र, इस विषय पर उन्होंने PhD हासिल की। जुलाई 1945 से अध्यापन कार्य किया उज्जैन, देवास, धार, दतिया, इंदौर, ग्वालियर से और उसके बाद में 1 जुलाई 1984 को वो प्रोफेसर और अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। अधिकांश साहित्य महेंद्र भटनागर समग्र जो 6 खंडों में प्रकाशित है उसमें उपलब्ध है। और कविताएं जो है महेंद्र भटनागर की कविता गंगा इस नाम से 3 खंडों में प्रकाशित है। सन 1941 से काव्य रचना आरंभ की, तब वे 15 वर्ष के थे और विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में इंटरमीडिएट के छात्र थे। संभवतः उनकी पहली कविता सुख दुख है, जो उनके कॉलेज की वार्षिक पत्रिका विक्टोरिया कॉलेज मैगजीन के अंक में छपी थी। उनकी एक चर्चित कविता हुंकार है, जो कलकत्ता से निकलने वाले विशाल भारत के मार्च 1944 के अंक में प्रकाशित हुई। सन 1946 से प्रगतिवादी काव्य आंदोलन से संबद्ध रहे, प्रगतिशील हिंदी कविता के चर्चित हस्ताक्षर बने। सन 1949 से काव्य कृतियों का उनका क्रमशः प्रकाशन होता रहा, जो उनके जीवन काल तक चलता रहा। प्रगतिशील मानववादी कवि के रूप में जाने गए। सामाजिक यथार्थ के अतिरिक्त दर्द की गहन अनुभूतियों के समानांतर जीवन और जगत के प्रति आस्थावान, अदम्य जिजीविषा एवं आशा व विश्वास के स्वरों के सर्जक, काव्य शिल्प के प्रति विशेष रूप से जागरूक, छंदबद्ध और छंदमुक्त दोनों ही तरह से उन्होंने काव्य रचनाएं की हैं। काव्य भाषा में तत्सम शब्दों के अतिरिक्त तद्भव देशज शब्दों में अरबी, पारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि शब्दों का उनके साहित्य में प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ। इन पर जो शोध कार्य किए गए हैं कुछ इस प्रकार से हैं। महेंद्र भटनागर का रचनाक्रम, ये डॉक्टर किरण शंकर प्रसाद, ये दरभंगा के हैं।
दूसरा है महेंद्र भटनागर की काव्य संवेदना, ये अंतः अनुशासनीय आकलन, ये डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने, ये जयपुर के हैं। और डॉक्टर महेंद्र भटनागर की काव्य साधना ममता मिश्रा ने की थी, वो अभी इस समय नहीं है दुनिया में। महेंद्र भटनागर की कविता परख और पहचान, ये कुछ लेखों का संकलन है। संपादक है डॉक्टर पांडे शशिभूषण, ये है अमृतसर के। डॉक्टर महेंद्र भटनागर के काव्य सृष्टि, ये भी संकलन है। संपादक है राम सज्जन पांडे, ये रोहतक के हैं। डॉक्टर महेंद्र भटनागर का कवि व्यक्तित्व, ये भी संपादन है, ये रवि टंडन ने किया है, ये हैदराबाद से है। सामाजिक चेतना के शिल्पी कवि महेंद्र भटनागर, ये संकलन जो है इसका संपादन किया है डॉक्टर हरिचरण शर्मा, ये जयपुर के हैं। ऐसे कई शोध प्रबंध और उनकी रचनाओं की समीक्षा के अंक संपादित है, उपलब्ध है, न केवल हिंदी में बल्कि अंग्रेजी में भी अनेक शोध कार्य उनकी अंग्रेजी रचनाओं पर हुए हैं। उन्होंने बाल व किशोर साहित्यिक रचनाएं भी प्रचुर मात्रा में लिखी हैं। उनकी रचनाओं में मानवतावादी दृष्टि स्पष्ट देखी जा सकती है। इस दृष्टि के आलोक में वे अपनी भावनाओं का विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन करते हैं। उनकी कविता बेबसी, उसकी कुछ पंक्तियां उद्धृत करती हूँ। मैंने अनचाही जिंदगी की, मैंने अनचाही जिंदगी जी है, हर पल हर कदम पर शर्मिंदगी झेलते हुए। मैंने अनचाही जिंदगी जी है, हर पल हर कदम पर शर्मिंदगी झेलते हुए। मैंने इतिहास जिया है और तुम मुझसे पूछते हो कि दुनिया की कौन सी मूर्खता और गंदगी मैंने जी। ये उनकी कविता है बेबसी। वे शोषकों की धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए व्यंग का भी प्रयोग करते हैं। मजदूरों और किसानों का शोषण अपनी रचनाओं में व्यक्त करते हैं। उनकी कविताओं का कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद, प्रकाशन और प्रसारण हुआ है। उन्होंने संध्या, प्रतिकल्प जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। वे इंडियन जर्नल ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। कुछ जो उनके संकलन इस प्रकार हैं। कविताएं मानव गरिमा के लिए, सामाजिक समरसता और मानववाद की कविताएं, जीवन जैसा है, यथार्थवादी और दूरदृष्टि उसका पहलू, प्रेम कविताएं, गौरैया और अन्य कविताएं, मृत्यु और जीवन। फ्रेंच में अनुदित जो कविताएं हैं उनका खंड है एक आधुनिक भारतीय कवि डॉक्टर महेंद्र भटनागर इन पोएट इंडियन एट मॉडर्न। कुछ प्रकाशित शोधपूर्ण अध्ययन भी उनके हैं। चुनौतियों के बीच जीना। उसके अलावा कवि महेंद्र भटनागर, उनका मन और कला, चिंताएं और सृजन, एक ई बुक है आलोचकों की नजर में डॉक्टर महेंद्र भटनागर। इसमें केदारनाथ शर्मा के भी उसमें उनका सहभाग है। उन्हें 4 बार 1952 में, 1958 में, 1960 में, 1985 में मध्य प्रदेश सरकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी कविता संग्रह है तारों के गीत, नई चेतना, अनुभूत क्षण, आहत युग, राग संवेदन, जीने के लिए, मृत्यु बोध, जीवन बोध, संकल्प, जूझते हुए, संवत, संतरण, मधुरिमा, जिजीविषा, टूटती श्रृंखलाएं, बदलता युग, अभियान, अंतराल, बिहान, हंस हंस गाने गाए। उनकी कविता में जो वेदना का स्वर है उससे जुड़ी एक रचना सुनाती हूँ। इस समय हमारे पास समय है तो रचना को थोड़ा ढंग से प्रस्तुत करती हूँ, है ना। हाँ, वेदना ओढ़े कहाँ जाए, कर सकती हो ना? बिल्कुल। वेदना ओढ़े कहाँ जाए, धन्यवाद। वेदना ओढ़े कहाँ जाए, उठ रही लहरें अभागे दर्द। वेदना ओढ़े कहाँ जाए, उठ रही लहरें अभागे दर्द की, कैसे सहज मन मुस्काए। रूंधा है कंठ, कैसे गीत में उल्लास गाएं। रूंधा है कंठ, कैसे गीत में उल्लास गाएं। टूटे हाथ जब कैसे बजाएं साज। सुन्न है जब पैर, कैसे झूमकर नाचे और थिरके आज। खंडित जिंदगी टुकड़े समेटे अंग जोड़े लड़खड़ाते रे कहाँ जाए। खंडित जिंदगी टुकड़े समेटे अंग जोड़े लड़खड़ाते रे कहाँ जाए। दिशा कोई हमें हमदर्द कोई तो बताए।
कि हम ऐसी वेदना में जी रहे हैं, कहाँ जाए, कैसे जिए, क्या करें। ये उनकी पीड़ा है जो कि रचनाओं में हमको दिखाई देती है। एक उनकी कविता है, इस जिंदगी को यदि पुनः जिया जा सके। उनकी रचनाओं में आशावाद भी है, थोड़ा सा पीड़ा भी है, थोड़ा संतरास भी है, जीवन के प्रति उम्मीद भी है, सबका जो मिला जुला, मैंने जीवन में जितने भी रंग, जितने भी डायमेंशंस होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं, वो सारी की सारी अभिव्यक्तियां हमको उनकी रचनाओं में हमको देखने के लिए मिलती है। इस जिंदगी को यदि पुनः जिया जा सके तो शायद सुखद अनुभूतियों के फूल खिल जाए। इस जिंदगी को यदि पुनः जिया जा सके तो शायद सुखद अनुभूतियों के फूल खिल जाएं, हृदय को राग के उपहार मिल जाएं, किंतु क्या संभव है पृथक होना? किंतु क्या संभव है पृथक होना? अतीत व्यतीत से, इतिहास के अभिलेख से, पूर्व अंकित रेख से। मेरे मन में उम्मीद तो है, लेकिन जो कुछ मेरे सामने है, जिन अवस्थाओं से मैं गुजर रहा हूँ, जो मेरे सामने परिस्थितियां हैं, क्या उसमें सचमुच वो कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ? लेकिन फिर भी मन में उल्लास है, एक इच्छा है कि काश मुझे ऐसा करने का अवसर दी जाए। उनकी एक कविता है, जीवन चाहा जैसा। उनका इसमें थोड़ा सा आशावादी दृष्टिकोण है। जीवन चाहता जैसा उसे पाने अभी भी मैं प्रतीक्षा में सहज हो जी रहा। जीवन चाहता जैसा उसे पाने अभी भी मैं प्रतीक्षा में सहज हो जी रहा। इस आस पर विश्वास पर जैसा कि जीवन चाहता आएगा, जरूर आएगा एक दिन, आएगा जरूर आएगा एक दिन। चाहता जो मैं गीत गाना, विकल रचना चेतना में भावना विभल सजग जीवित रहेगा और उतरेगा उसी लय में किसी भी क्षण। मैं उदास क्यों हूँ, निराश क्यों हूँ? जो प्रयास मैं कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसा कोई क्षण आ जाए जो मेरी सारी अभिलाषाओं को पूरा कर दे और मैं जीवन का अर्थ जो है वो खुशी खुशी स्वीकार कर सकूं। अभी जो आप रश्मि मैडम बार बार जिस कविता का उल्लेख कर रही हैं, उनकी जो रचना है नई नारी, उन्होंने नारी के प्रति जो कहा, उसी कविता को मैं आप सबके सामने फिर से रखती हूँ। तुम नहीं कोई पुरुष की जर खरीदी चीज, जैसा आपने उसमें कुछ पंक्तियों को बांट के कहा, मैं उस रचना को रखने की कोशिश कर रही हूँ। तुम नहीं कोई पुरुष की जर खरीदी चीज हो, तुम नहीं आत्मा विहीना सेविका, मस्तिष्क हीना सेविका, गुड़िया हृदयहीना। तुम नहीं आत्मा विहीना सेविका, मस्तिष्क हीना सेविका, गुड़िया हृदयहीना। नहीं हो तुम वही युग युग पुरानी पैर की जूती किसी आदमी। नहीं हो तुम वही युग युग पुरानी पैर की जूती किसी आदमी के, कुछ मनोरंजन समय की वस्तु केवल नहीं। अब दबोगी तुम नहीं अन्याय के सम्मुख, अब दबोगी तुम नहीं अन्याय के सम्मुख। नई ताकत नया साहस जमाने का तुम्हारे साथ है। नई ताकत बड़ा साहस जमाने का तुम्हारे साथ है। अब मुक्त कड़ियों से तुम्हारे हाथ, कड़ियां जो जंजीरें जो बंधी हुई थी उनसे तुम मुक्त हो गई। मुक्त कड़ियों से तुम्हारे हाथ हैं। न सामाजिक न वैयक्तिक, न सामाजिक न वैयक्तिक किसी भी कैद खाने में विवेश अब न रह पाएगा तुम्हारे देह मन पर आदमी का वश। अब किसी भी कैद खाने में विवश अब न रह पाएगा तुम्हारे देह मन पर आदमी का वश। ये उनकी रचनाएं हैं। और उनकी एक अभी तो इस प्रकार की गंभीर रचनाएं उन्होंने लिखी है। उन्होंने बाल साहित्य भी लिखा है, बाल साहित्य, किशोर साहित्य। उसकी एक रचना कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। पानी बरसे झम झम झम, पानी बरसे झम झम झम, झम 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 आगे गर्मी भागे गाने गाए हम। पानी बरसे झम झम झम, झम 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 मेंढक बोले पंछी डोले बादल बरसे जैसे बम। मेंढक बोले पंछी डोले बादल बरसे जैसे बम। पानी बरसे झम झम झम, पानी बरसे झम झम झम। नाव चलाएं खूब नहाए आओ कूदे धमक धम। नाव चलाएं खूब नहाए आओ कूदे धमक धम।
पानी बरसे झम झम झम, पानी बरसे झम झम झम। इस प्रकार की उनकी बाल रचनाएं भी हैं उन्होंने लिखी हैं। तो उनकी कविताओं में चाहे प्रेम के गीत हों, मनुष्य के भविष्य के गीत हों, हमको आशावाद दिखाई देता है। निराशा के साथ, संतरास के साथ, पीड़ा के साथ कहीं ना कहीं आशावाद भी हमको उसमें दिखाई देता है। विद्वान कहते हैं कि महेंद्र भटनागर ब्राउनिंग, शेली और माइकोवस्की का एक साथ मिश्रण है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी में भी रचनाएं लिखी हैं और उनकी रचनाएं वहां तक पहुंची हैं। तो उन लोगों का मानना है कि ब्राउनिंग, शेली और माइकोवस्की का ये एक साथ मिश्रण है। वे दूरदर्शी हैं, वे एक वास्तुकार है। जैसे वास्तुकार शिल्प का रचना रचता है, वैसे ही रचना अपनी जो जो पंक्तियां वो लिखते हैं, जो कुछ भी अभिव्यक्त करते हैं, उसे लगता है कि कोई जो एक रचना हमारे सामने खड़ी है, इसलिए उसको उनको वास्तुकार भी कहते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि एक दिन हृदय गुलाब अनेक बाधाओं के बीच जरूर खिलेगा। उनका दृढ़ विश्वास है कि एक दिन हृदय गुलाब अनेक बाधाओं के बीच खिलेगा। वे आकाश से शक्ति मांगते हैं, वे आकाश से शक्ति मांगते हैं जिसने अपना रंग बदल लिया है, और हवा से जो हमेशा धुन गुनगुनाती रहती है, दयालु धरती माँ से जो मनुष्य को दीर्घ और सुखी जीवन का आशीर्वाद देती है, वरदान देती है। वे युवावस्था के बारे में एक नए अंदाज में गाते हैं। उनके लिए युवावस्था एक गुजरने वाला दौर नहीं, यह कुछ ऐसा है जो हमेशा स्थायी रहता है। उनका ये कहना है कि युवा की जो उल्लास, जो उमंग, जो करने की जो चाह है, वो कोई एक पल के लिए या कुछ क्षण के लिए आने वाली चीज नहीं है, ये चिरस्थायी है। एक छूटेगा दूसरा आएगा, दूसरा छूटेगा तीसरा आएगा, तीसरा छूटेगा चौथा आएगा, ये चलता रहे, इसको कोई नहीं रोक सकता। उनके लिए स्त्री होना अब कोई कमजोरी नहीं है, अब वो आनंद और मनोरंजन की उसका कोई स्रोत नहीं है। भविष्य में मैं बहुत आगे बढ़ेगी, वही जो मैंने जो रचना सुनाई वो उसका प्रमाण है। उनके जीवन की लालसा के बारे में कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। मनुष्य जीवित रहता है प्रेम की लालसा से, मतलब सब कुछ है, सारे विरोधी परिस्थितियां हैं, सारे पीड़ा है, सारा संतरास है, सारी परिस्थितियां आपकी विपरीत होंगी, फिर भी मन के भीतर एक लालसा है, एक इच्छा है, अदम्य जो हम लोग कहते हैं, वो कभी खत्म नहीं होती। मनुष्य जीवित रहता है प्रेम की लालसा से। बिजलियां उसके आसपास कड़कती हैं, बवंडर उसके चारों ओर गरजते और क्रोध करते हैं, लेकिन एक रहस्यमय विश्वास उसके दिल को भर देता है, लेकिन एक रहस्यमय विश्वास उसके दिल को भर देता है और वह आरामदायक सुखी सोता है। सारे दिन भर की परेशानियों के बाद में रात को सोते समय सोते, चलो आज का दिन ऐसा गया, कल जरूर अच्छा दिन आएगा। इस उम्मीद के साथ इंसान जीता है और यही उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है, कुछ करने के लिए उसको निराशा से मुक्त करती है, और वह आरामदायक सुखी सोता है। शानदार सपनों और दर्शनों की सौम्य छाया, शानदार सपनों और दर्शनों की सौम्य छाया में आदमी प्रेम की लालसा में जीता है। अब उनकी एक रचना में सुनाती हूँ, अंतिम रचना। अंतिम मतलब जो मैंने सोचा कि बस यहीं तक मुझको सुनाना है। रचनाएं तो उनकी अनगिनत है। एक जो प्रेरणा देता है, जो जीवन की सारी प्रेरणा को, जिजीविषा को, अदम्य जीवन इच्छा को, लालसा को जो जीवित रखता है, ऐसी उनकी एक रचना है। तूफानों के प्रकोप के साथ खेलो, तूफानों के प्रकोप के साथ खेलो, अगर वे चारों ओर भड़कते और गरजते हैं, डरने की जरूरत नहीं। कहना है कि तूफान जो आते हैं, डरने की जरूरत नहीं। तूफानों के प्रकोप के साथ खेलो, अगर वे चारों ओर भड़कते और गरजते हैं। आकाश में उथल पुथल है, काले बादल ऊपर मंडराते और गरजते हैं। तो ये क्या है? यह सब तुम्हारे लिए एक मधुर गीत बन जाए। इतना खुद को मजबूत बना लो कि ऐसी कोई भी तूफान, ऐसी कोई भी झंझावात, ऐसी कोई भी मुसीबत, ऐसी कोई भी संकट आपको लगे कि तो क्यों, तो चुटकियों में खेल खेल में मैं उसको निपट लूंगा। इतना साहस अपने भीतर, यह सब तुम्हारे लिए एक मधुर गीत बन जाए। सच है कि बिजली बार बार चमकती है, सच है कि बिजली बार बार चमकती है, लेकिन तुम्हारे लिए यह एक आतिशबाजी की तड़तड़ाहट है। सच है कि बिजली बार बार चमकती है, लेकिन तुम्हारे लिए यह आतिशबाजी की तड़तड़ाहट है, यदि तुम अपने रास्ते पर अविचल चलते रहे।
यदि तुम अपने रास्ते पर अविचल चलते रहे तो तुम्हारी मंजिल एक दिन स्वयं आ जाएगी। यदि तुम अपने रास्ते पर अविचल चलते रहे तो तुम्हारी मंजिल एक दिन स्वयं आ जाएगी। एक दिन हृदय गुलाब खिलेगा बाधाओं के बीच में। एक दिन हृदय गुलाब खिलेगा बाधाओं के बीच में। इसीलिए अपना साहस मत खो। इसलिए अपना साहस मत खो। ऐसी अनेक रचनाएं लिखने वाले डॉक्टर महेंद्र भटनागर प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2020 को हुई, किंतु वे अपनी रचनाओं के माध्यम से हमेशा ही सबके प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आपने संपूर्ण जीवन पर उनके प्रकाश डालते हुए साथ ही साथ आपने बताया कि 1946 के प्रगतिशील कविताओं का चर्चित हस्ताक्षर बने जो कवि थे और जीवन जगत के प्रति अदम्य आस्थावान, साथ ही साथ बताया निराशा के साथ आशावादी रहे और ब्राउनी शैली माइक्रोवेस्की का मिश्रण थे। और उनके संपूर्ण जीवन से हमें परिचय करवाने के साथ साथ आपने बताया कि बच्चों के लिए उन्होंने रचनाएं लिखी, महिलाओं के लिए लिखी, उनमें से चुनिंदा कविताओं का आपने सुस्वर पाठ किया। और सचमुच उद्बोधन में ज्ञान भरी जानकारी के साथ साथ मतलब आनंद भी आ रहा था, क्योंकि आपने चुनिंदा कविताएं जो चुनी थी वो बहुत अच्छी चुनी और उनका पाठ किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब हम चलते हैं। आज मैं देख रही थी कि दीपावली का माहौल है। हमारे इस पटल पर सरस्वती जी भी हैं, राजलक्ष्मी जी भी हैं, विजय लक्ष्मी जी हैं, गोकुलेश्वर जिनका भगवान के सामने हम पूजन करते हैं, वो सभी नाम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच माहौल एक अलग है मिनट और एक मिनट पुष्प भी है। पटल पर उपस्थित सभी को दीपावली की हार्दिक जी शुभकामनाएं। जी। आने वाले तो इस मंच पर सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मैं आभार व्यक्त हेतु ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय प्रोफेसर मधु भम्मानी जी को, जो कि आभार व्यक्त करने के लिए नागपुर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। चंद मेरी कविताओं की पंक्तियों से आमंत्रित करूंगी उन्हें। आओ दीपक की तरह जल, जग में ज्ञान की रोशनी फैलाएं, आओ दीपावली मनाएं, आओ प्रकाश पर्व मनाएं। मस्तिष्क के जाले हटाकर आओ ज्ञान के दीप जलाएं, मन से अंधकार मिटाकर आशाओं के दीप जलाएं, हृदय की कलुषता मिटाकर प्रेम की ज्योति जलाएं, आओ दीपक की तरह जल, जग में ज्ञान की रोशनी फैलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रोफेसर मधु भम्मानी जी को आभार व्यक्त करने के लिए। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में सादर वंदन नमन। आवासी पटल पर उपस्थित विद्वज्जनों को सादर प्रणाम। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय आवासीय गोष्ठी की अंतिम कड़ी आभार प्रदर्शन का कार्यभार मुझे प्रदान किया गया है। इसके लिए संस्थान का आभार व्यक्त करते हुए मैं आज की गोष्ठी की अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर विजयालक्ष्मी रामटेके जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित कर हमें कृतज्ञ किया और इतना अच्छा हमें मार्गदर्शन दिया। वक्ता के रूप में हमें आज प्राप्त हुई आदरणीय डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन चेन्नई से, जिनके ज्ञान से हम ओतप्रोत हुए हैं। इनको बहुत सारी गोष्ठियों में मैंने देखा है, सुना है। आवासी पटल के माध्यम से हिंदी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित व्यक्तित्व हैं। इनका व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। इनके लिए मुझे एक गीत याद आ रहा है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे मिलेंगे साए बाहर के। मेरा आवाज अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं ये गीत याद आ गया और मैंने ये यहाँ पर इनके लिए कहा है। मैडम 80 दूसरे साल की वक्ता हूँ के मैं रूप अभी। आप लोग प्रायर करें, मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। 80 कंप्लीट होके अब 81 में आ रही हूँ मैं। 80 कंप्लीटेड, बिल्कुल 81। हम बिल्कुल हम आप लोगों प्रार्थना का करते हैं प्रार्थना ही आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए। ही हमारे लिए बना रहे। अ, दूसरे वक्ता आदरणीय डॉक्टर धन्य कुमार जिनपाल बिराजदार जी सोलापुर से हैं।
अभी शायद लेफ्ट हो गए हैं। और मैं इनके वीडियोस जो ये इन्होंने 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम के लिए बनाए हैं मैं देखती हूँ। वैसी ही सौम्यता से, सरलता से आज इन्होंने अपना प्रस्तुति यहाँ पे प्रस्तुत किया। इनका भी बहुत बहुत आभार। किसी भी कार्यक्रम का आरंभ ईश्वर वंदना से होता है और उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ सुष्मिता श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने बड़े ही देवरती रस से परिपूर्ण सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। डॉक्टर सरस्वती वर्मा जी छत्तीसगढ़ से, इनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने बड़े प्रेम भाव से सभी का स्वागत किया। संस्थान के मुख्य कर्ता धर्ता सचिव महोदय डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उनके मार्गदर्शन के बिना कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता है। बहुत ही सुंदर एवं सफल संचालन हेतु मैं आभार व्यक्त करती हूँ गाजियाबाद से डॉक्टर रश्मि चौबे जी का। बहुत बहुत आभार रश्मि जी। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय ओम प्रकाश त्रिपाठी जी का। आप कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। धन्यवाद महोदय। किसी कार्यक्रम में सभी को जोड़ना तथा अपने सौम्य व्यवहार से कार्यक्रम का संयोजन करना। आज के कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव जी का भी मैं मन की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोताजनों का मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग प्रदान किया, मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी आदरणीय बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने बहुत सुंदर आभार व्यक्त किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदया से मैं आज्ञा चाहूंगी कार्यक्रम विराम करने हेतु। बिल्कुल मैडम। चंद पंक्तियों से और आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की ओर से मैं इस कार्यक्रम को चंद पंक्तियों से विराम दूंगी। औरों का जीवन महकाने आओ दीप दान करे आए, एक दीपक शांति सौहार्द का नदी कुएं के पास जलाए, परिवार की सुख संपदा हेतु पीपल तुलसी आंवले पर दीप जलाए, एक दीपक भारत माता और शहीदों के निमित्त जलाए, घी सरसों तिल का तेल डालकर मिट्टी सोने चांदी पीतल अष्ट धातु के दीपक तन मन वातावरण को शुद्ध कर जाए। आओ दीपक की तरह जग में ज्ञान की रोशनी फैलाएं, जग में ज्ञान की रोशनी फैलाएं। और ये ज्ञान की रोशनी नित्य निरंतर ऐसी फैलती रहे, इस मंच की ओर से ऐसी आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि मैं जो वीडियो भेजूंगी आप अपने विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाएंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को, दीपावली की शुभकामनाएं।